लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन हमने कौन सा पढ़ा था? फर्स्ट वन, फर्स्ट इनकम एग्जेम्प्ट, एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम इनकम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ओके, 1 अगर रोहित, if रोहित earn income by the agricultural activity, ठीक है, अगर मान लो उसने टोटल 20 लाख इनकम अर्न किया, ठीक है रोहित ने, तो वो कौन से स्लैब रेट में आएगा बताओ? तो चारों में फोर्थ वाला, फोर्थ वाला आएगा? नहीं, सब में आएगा। सब में आएगा। पर आएगा ही नहीं। यस, आएगा ही नहीं। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट सब में वाई 20 इनकम माइनस एग्जेम्प्ट 20 लाख, आउटर कॉलम नील, आउटर कॉलम नील मींस 0 रुपीज टोटल इनकम। तो 0 रुपीज टोटल इनकम पे टैक्स थोड़ी ना मांगने वाली गवर्नमेंट। सेकेंड वन क्या था? सेकेंड वन रिसिप्ट फ्रॉम Receipt HUF। from HUF. यस, Section 2, फ्रॉम subsection HUF। 2. तो मैंने वो 4 बनाया था, देखो मिस्टर ए, मिसेस ए, सी और डी, है ना, सन डॉटर। यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग खराब है बट मैनेज, ठीक है। तो ये चारों ने अपना HUF रन करके HUF का रिटर्न फाइल किया होगा, तो HUF का रिटर्न फाइल करके उस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होगा, एंड देन आफ्टर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट जो प्रॉफिट बचा, वही प्रॉफिट तो आपस में ये लोगों ने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट ये मिस्टर ए, मिसेस ए और सी और डी अपना इंडिविजुअल IT रिटर्न फाइल करते हैं, तो क्या गवर्नमेंट फिर से उस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज करेगी? नहीं। नो। इट इज No. exempt। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इसलिए निकाला है बिकॉज व्हाट इज दिस? क्या लिखा है, पढ़ो जरा। कैस्केडिंग इफेक्ट। यस, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? किसी को पता है या सुना है किसी ने कैस्केडिंग इफेक्ट? चलो मैं बता देता हूँ। कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स, और वी कैन से डबल टैक्सेशन। मींस डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 10 में ये सारे इनकम को एग्जेम्प्ट रखा है। बिकॉज अगर HUF ने टैक्स पे किया एंड देन अगर सेम इनकम पे इंडिविजुअल जो IT रिटर्न फाइल करे उनको भी टैक्स लगा, तो क्या आ जाएगा? कैस्केडिंग इफेक्ट, एंड दिस इज रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन। व्हाट इज थर्ड वन? Partners share in the profits of the firm. Partners share in profits of the firm under section 2 under section 10 2A। ठीक है, so again similarly दो पार्टनर है और more than 2 partners they are doing business to earn profit and losses, then उन्होंने भी अपना रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया, एंड देन टैक्स पे करने पे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो प्रॉफिट बचा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो वापस से टैक्स लगेगा नहीं। ठीक है, व्हाई? बिकॉज टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट को उन्होंने एग्जेम्प्ट रखा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट क्लियर है? प्लीज टेल मी। यस सर। फोर्थ वन इज लीव ट्रैवल कंसेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैंने उतना डिटेल में नहीं बताया। जस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि लीव ट्रैवल कंसेशन का एग्जेम्पशन अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट दिया होगा, एग्जेम्पशन अमाउंट दिया होगा, आपको टोटल अमाउंट में से एग्जेम्पशन माइनस कर देना है, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, लीव ट्रैवल कंसेशन मींस एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। ओके, फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों को डाउट था। Gratuity. Gratuity is free of charge। ठीक है, it's a gift which is provided by employer to his or her employee। For example, Mr. Rohit is an MNC employee। ठीक है, वो एम्प्लॉय है एंड हर एम्प्लॉय को क्या होता है? ग्रेचुटी मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ। ठीक है,
at the time of retirement or after death. Sir, in case during the service, अगर during the service employee को gratuity received हुआ, then at the time of service, during service के time पे अगर उसको कोई भी amount received होता है from employer, that is fully taxable. That is fully taxable. Either he or she is a government employee or he or she is a non-government employee. ठीक है? यहाँ पे gratuity कब बात कर रहे हैं हम? Gratuity after retirement और death. ठीक है? Clear? So यहाँ पे देखो मैं आपको ये शेयर करता हूँ, ठीक है? बिकॉज पूरा लिखने में टाइम जाएगा, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. विजिबल टू ऑल? Yes, sir. Sir. ओके, सो यहाँ पे देखो ग्रेचुइटी एंड उसका जस्ट में फंक्शनिंग पार्ट है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, याद रखना. लेट मी टेल यू वन थिंग, जिसका मैं कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसका कैलकुलेशन में नहीं बता रहा हूँ दैट मीन्स वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा. ओके, so this is exemption for gratuity under section 10 subsection 10. ठीक है, there are three types of employee. Number one is government employee, second one is employee covered under POGA Act 1972 and non-government employee or not covered under POGA Act. ठीक है, so first talk about government employee. अगर government employee है, for example Ellie is a government employee and उसको gratuity received हुआ after retirement and death. ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट और यू कैन से डेथ, तो वो ग्रेचुइटी अमाउंट क्या होगा, उस पर टैक्स देना होगा एली को? नहीं सर. इज एली इज लायबल टू पे टैक्स ऑन सच ग्रेचुइटी इनकम? नो सर, क्योंकि रिटायरमेंट और डेथ के बाद मिला. यस, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट. ठीक है, नॉट टैक्सेबल. क्लियर टू एवरीवन? दिस इज क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पोगा एक्ट. पोगा एक्ट में कौन कौन से एम्प्लॉय आते हैं? देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है. फैक्ट्रीज एम्प्लॉयज, माइंस, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट्स जो होते हैं ना, ठीक है, रेलवे कंपनी, शॉप्स एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, तो वो सारे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं पोगा एक्ट में. तो उनको एग्जेम्पशन कितना मिलता है? एग्जेम्पशन उनको मिलेगा लोअर ऑफ दिस. मींस ये जो 1, 2, 3 का कैलकुलेशन होगा उसमें जो सबसे लोएस्ट अमाउंट होगा दैट विल बी द एग्जेम्पशन अमाउंट. दैट मींस फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या लिखा है मैंने? लिमिट 20 लाख. ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है लिमिट कि 20 लाख के ऊपर हम एग्जेम्पशन किसी को नहीं देंगे. ओके, सो 20 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन एग्जेम्पशन. तो पहला 20 लाख लिमिट ये आपको लिखना है. सेकेंड, इसको मैं बाद में बताता हूँ. थर्ड वन देखो क्या दिया है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव. ठीक है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव. इफ Ellie receives 10 lakh, if Ellie receives 10 lakh from their employer, तो देखो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, सपोज करो यहाँ पे मैंने 10 लाख लिख दिया. ठीक है, एंड उसके बाद में एक और कंडीशन है 15/26. ये 15/26 मैंने एक्सप्लेन किया था. 15 डे मतलब हाफ ऑफ द मंथ. ठीक है, और ये 26 क्या होता है? हम मंथ 30 डेज नहीं लेते, 4 संडेज निकाल दो तो कितना बचा? 26. सो 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड. ठीक है, तो ये तीन चीज मल्टीप्लाई करना है आपको एंड देन आपका ये सेकंड वाला आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, इसको मैंने और भी इलैबोरेट किया. आप देखोगे यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी, तो सैलरी में क्या इंक्लूड होगा? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी प्लस डीए. डीए क्या होता है? व्हाट इज डीए? डियरनेस अलाउंस. यस, डियरनेस अलाउंस. जो महंगाई भत्ता मिलता है, ठीक है, खाने पीने के लिए फ्रॉम एम्प्लॉयर, उसे कहते हैं डियरनेस अलाउंस. सो जो लास्ट मंथ का होगा सैलरी का वो यहाँ पे लेना है. एंड ईयर ऑफ सर्विस के लिए क्या लेना है? देखो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स राउंडेड ऑफ इफ वर्क फॉर मोर देन 6 मंथ्स. अगर मोर देन 6 मंथ्स है मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, देन ओनली आप राउंड ऑफ करोगे. अगर 6 मंथ्स या उससे कम है देन यू इग्नोर द रिमेनिंग मंथ्स. ओके, जस्ट जो ईयर है वही लेना है. इज दैट क्लियर? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Please ask if any doubt. Please ask. सर ये लोअर ऑफ दिस में तीनों में से सबसे कम अमाउंट होगा वो लेंगे ना? वो एग्जेम्पशन अमाउंट होगा, वो एग्जेम्प्ट अमाउंट होगा. हाँ वो. Let's come to the third one, non-government employee or we can say not covered under POGA Act. ठीक है, इसमें भी क्या होगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग.
फर्स्ट वन लिमिट 20 लाख एंड एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये दोनों सेम है, जस्ट चेंजेस क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला पॉइंट, यहाँ पे 15/26 था, यहाँ पे हम क्या लेंगे 1/2. ओके 1/2 मीन्स 15 days डिवाइड बाय 30 days, तो आप उसको कैंसिल करोगे तो 1/2 आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी एंड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड. ठीक है, एवरेज सैलरी हाउ डू वी कैलकुलेट, यहाँ पे देखो एवरेज सैलरी क्या आ जाएगा लास्ट 10 मंथ्स का, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज सैलरी क्या आ जाएगा लास्ट 10 मंथ्स का. लेकिन अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है तो आपको सैलरी में क्या लेना है, सैलरी का मीनिंग क्या होगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, मींस जो परसेंटेज मिलता है ना, टर्नओवर मींस सेल्स, जो सेल्स के ऊपर कमीशन मिलता है वो लेना है. वो तीनों को ऐड करोगे आप तो आपका सैलरी आ जाएगा. फिर लास्ट 10 मंथ्स का सैलरी आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे. ठीक है, क्लियर इतना. एंड नंबर ऑफ ईयर्स में क्या होगा, नो राउंडेड ऑफ, आप राउंड ऑफ नहीं करोगे. जैसे यहाँ पे कैसे था 6 मंथ्स के ऊपर होगा तो राउंड ऑफ, यहाँ पे आप राउंड ऑफ नहीं करोगे. इन केस 20 ईयर्स 11 मंथ्स है तो आप 11 मंथ्स को क्या करोगे, इग्नोर, ओनली यू विल टेक 20 ईयर्स. क्लियर, दिस इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल मुझे किसी ने पूछा था, दैट इज पेंशन. पेंशन. Under section 10 subsection 10A, can anyone tell me what is pension? So after retirement, the amount you received a monthly. Retired After person. और retirement, सर्विसेज जो उनने पहले दी होती है उनको उस पे मिलता है. उनके ऊपर हमें रेगुलर पेमेंट होती है रेगुलर पेमेंट होती है आफ्टर मंथली बेसिस पे. मंथली वेज पे. ओके वेरी नाइस. मींस रिसीव फ्रॉम होम, पेंशन किससे रिसीव्ड होता है, Government. Government. ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट. या तो कंपनी Company या को- बैंक से या company भी बैंक provide बना करती होता है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट से, और प्राइवेट है तो एम्प्लॉयर जो कंपनी है उनको. सो हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट, और ये नहीं बोलते, विल से एम्प्लॉयर. ठीक है, सो ड्यूरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, a certain amount paid by the employer to employee is known as pension, or we can say a periodical payment received by employee from the employer is known as pension. ठीक है, सो आपको समझ में आ गया पेंशन. नाउ ये स्टडी, ये आप लोगों ने मे भी सुना होगा या नहीं सुना होगा, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशन. कितने लोगों को पता था, बोलो जरा तब तक मैं लिखता हूं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेंशन. Number 1 is uncommuted pension and second one is commuted pension. Tell me, कितने लोगों को मालूम था ये uncommuted and commuted? Honestly बोलना, आप लगेगा नहीं. नहीं पता था. नहीं पता था. ओके, एक बात तो माननी पड़ेगी, आप सब बच्चे ना बहुत ऑनेस्ट हो. जो है आता है तो बोल देते हो हाँ आता है, नहीं आता तो बोल देते हो नहीं आता. वेरी गुड. Thank you, sir. Yes, sir. So there are 2 types of pension. Number 1 is uncommuted and second one is commuted. ठीक है, uncommuted pension means, uncommuted तो pension एडवांस में दी जाती है, राइट? एडवांस में दी जाती है. यस, एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर. देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, try but don't cry. Uncommuted pension means अनकम्यूटेड पेंशन मीन्स जो मंथली रिसीव्ड हो रहा है, मंथली पेंशन रिसीव इज नोन एज अनकम्यूटेड पेंशन. ओके, सो एज यू ऑल नो, अब समझ में आ गया व्हाट इज कम्यूटेड पेंशन. लमसम पेमेंट. यस, वेरी गुड, लमसम पेमेंट. ठीक है, पहले तो ये 2 वर्ड से थोड़ा फैमिलियर हो जाओ. ठीक है, अनकम्यूटेड
and commuted. Uncommuted pension means monthly payment, जो हमें monthly pension received होता है after retirement. Please note, okay? After retirement की बात हम कर रहे हैं. अगर during the period of service अगर कोई भी amount मिला from the employer to employee is totally taxable. ये हम किसकी बात करें? After retirement. So uncommuted pension, monthly pension, वो क्या होगा? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, दो क्राइटेरिया आते हैं ना, ठीक है. सी, अनकम्यूटेड पेंशन मींस मंथली पेंशन एंड उसमें दो पार्ट है. गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसके लिए टैक्सेबल. सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है अनकम्यूटेड पेंशन? यस. तो बताओ इसके लिए क्या होगा फॉर नॉन गवर्नमेंट? फॉर नॉन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? सर नॉट टैक्सेबल. एली हाउ? जब उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं छोड़ा तो नॉन गवर्नमेंट को कैसे छोड़ेगा? अरे सर क्योंकि मतलब वो लोग अमाउंट आई थिंक टैक्स पे करके ही देते हैं बाद में, ऐसा कुछ है. मतलब मैंने सुना था बट ऐसा. अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है. सो अनकम्यूटेड पेंशन जो मंथली पेंशन होता है, इट इज टोटली टैक्सेबल टू बोथ एम्प्लॉय. बोथ मींस आइदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, दोनों एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा. कौन सा पेंशन? अनकम्यूटेड पेंशन, ठीक है. दिस पार्ट इज क्लियर? बोलो. yes sir Yes, sir. yes sir yes. Okay. Next one, let's come to commuted pension. Commuted pension means lump sum. So again इसमें भी दो पार्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ओके. Commuted pension means lump sum pension, and lump sum pension for government employee is fully exempt. Is fully exempt. सर क्या कहा आपने? Commuted pension means lump sum pension for government employee is fully exempt. And for non government employee क्या होगा? जस्ट आपका सिक्स सेंस यूज करो जरा. टैक्सेबल. यस, टैक्सेबल. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, लेकिन कुछ लिमिट तक एग्जेम्पशन मिलेगा, बट कुछ लिमिट तक, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अभी ना प्लीज कंफ्यूज नहीं होना. ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है? प्लीज टेल मी, एक बार बता दो जरा. Yes, sir. ओके, Yes. हमने यहाँ तक क्या सीखा? पेंशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंशन, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड. अनकम्यूटेड मींस monthly pension, okay, and commuted means lump sum pension. Monthly pension is taxable to both employee, government employee as well as non-government employee. दोनों के लिए taxable होगा, but for commuted pension, for government employee is totally exempt, and for non-government employee we will check either an SSC, यहाँ पे बोल रहा हूँ, if gratuity received, if gratuity not received. ठीक है. फॉर कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल होगा, बट ये चेक करना एग्जेम्पशन मिलेगा, टैक्सेबल भी होगा, ठीक है. एग्जेम्पशन कितना मिलेगा पहले ये चेक करेंगे, क्या वो पर्सन को ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुआ है, और इफ ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड, अगर ग्रेचुइटी रिसीव्ड होगा तो एग्जेम्पशन थोड़ा कम मिलेगा, है ना. आप नोटिस करो, ग्रेचुइटी का अगर उसको एग्जेम्पशन मिल गया होगा तो पेंशन का एग्जेम्पशन क्या होगा? थोड़ा सा लोअर मिलेगा. बट इन केस अगर उसको ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन नहीं मिला है, इफ ही इज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी एग्जेम्पशन, देन उसको एग्जेम्पशन पेंशन में ज्यादा रिसीव होगा. आई बात समझ में यहां तक? क्लियर? दिस इज क्लियर?
मैं आपको यहाँ से एक और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सी, आ गए हम यहाँ पे, विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pension under section 10 subsection A. See, pension is a, मैं वापस से ये बार-बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज वो वर्ड नया है आपके लिए, दैट्स व्हाई, ठीक है। Periodical payment made by employer to his employee after retirement. Okay, pension can be divided into two groups, uncommuted and commuted. ठीक है, uncommuted मतलब periodical payment and commuted means lump sum payment. Okay, so यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चार्ट दिख रहा है सभी को? Yes, sir. सो पेंशन देखो यहाँ पे अनकम्यूटेड एंड कम्यूटेड। अनकम्यूटेड का अगर आप यहाँ पे पार्ट देखोगे, ठीक है, सो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड फॉर अदर्स, अदर्स मीन्स नॉन गवर्नमेंट, दोनों के लिए नो एग्जेम्पशन। नो एग्जेम्पशन मीन्स टैक्सेबल, है ना, फुल्ली टैक्सेबल होगा फॉर अनकम्यूटेड जो मंथली मिल रहा है। बट इन केस ऑफ कम्यूटेड पेंशन, यहाँ पे देखो आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मतलब जितना भी पैसा मिलेगा वो टोटल अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये तो इसको फ्रेम करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लेकिन आपको यहाँ पे देखो जो मैंने हाईलाइट किया है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, एंड जो राइट में लिखा है अदर्स, अदर्स क्या हो गया, नॉन गवर्नमेंट। तो देखो वो अदर्स का दो पार्ट है, वो इफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड एंड इफ ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड। समझा सभी को? प्लीज टेल मी, Yes, sir. ये क्लियर है? इतना क्लियर है, देन उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, Yes, sir. sir. Okay, okay. So for government employees totally exempt, and for others के लिए दो पार्ट, if gratuity received and if gratuity not received। अगर gratuity received होगा तो कितना मिलेगा exemption, 1/3, ठीक है, कितना मिलेगा, 1/3। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो 1/3, आप वो आगे का कैलकुलेशन मत देखो, ठीक है, आप आगे का कैलकुलेशन मत देखो, जस्ट इतना ध्यान में रखो, if gratuity received then exemption is 1/3 and if gratuity not received then exemption is half, 1/2। क्लियर है इतना? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें, ये चार्ट में। नो डाउट? No doubt, sir. सो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, if gratuity received then exemption कितना होगा, टेल मी? 1/3 into 1/3. amount. 1/3, and if gratuity not received exemption Half. half। Okay, so this is the pension calculation, ठीक है। So clear to everyone? ये पूरा चार्ट ऐसा माइंड में आ गया ना, समझ में आ गया? ऐसा मूवी की तरह ध्यान में रखो, हमको मूवी कैसे एकदम अच्छे से याद होता है बिकॉज हम टोटली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। So similarly ये भी ध्यान रखो। Yes, सर ऐड डाउट सर, जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, राइट? तो वो इजी टू कैलकुलेट है, पर जो कम्यूटेड पेंशन रहता है वो लमसम में मिलता है ना, तो ऑन व्हाट बेसिस दे कैलकुलेट द लमसम अमाउंट? लमसम अमाउंट, एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहता है। यस यस मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड सेल, वेरी गुड। देखो यहाँ पे दिस इज विजिबल, ये विजिबल है सभी को पीडीएफ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. देखो यहाँ पर मैंने कुछ नीचे डिवाइड किया है, कम्यूटेशन परसेंटेज मिला? Yes. अभी सेल का डाउट था सर ऑन व्हाट बेसिस दे कैलकुलेट कि हाँ लमसम इतना मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो उसका मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन देखो। कम्यूटेशन मींस इंटरचेंज। ओके चलो मैं इतना डीप में नहीं जाता हूँ, ओके इतना डीप में नहीं जाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल शॉर्ट में बताता हूँ। सी इन 12th स्टैंडर्ड you all had learned bill of exchange, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर पुरानी यादें ताजा हो गई। बिल ऑफ एक्सचेंज, सो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता था देखो, देयर आर 4 टाइप्स, जिसमें पहला होता था बिल रिटेन एंड देन बिल डिस्काउंटेड, बिल सेंड टू बैंक और बिल इंडोर्स्ड, है ना, ऐसा होता था, ठीक है। सो सेकंड पार्ट बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। अगर मान लो कि मुझे किसी ने चेक दिया, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया और मैंने उसको क्या बोला कि 3 महीने बाद पैसे लेके जाना, ठीक है, 3 महीने बाद पैसे लेके जाना, ठीक है, लेकिन वो सामने वाले को 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ेगा मेरे पेमेंट के लिए,
यस और नो? नहीं सर। नहीं समझा? ओके चलिए। सर वेट नहीं करना पड़ेगा ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्यों? He देखो can discount the bill directly with the bank. हाँ यस, मैं आपको आगे का वही बताने वाला था, आपने पहले समझ लिया। ठीक है, देखो बिल जो उसको 3 महीने का, फॉर एग्जांपल मैंने उसको आफ्टर 3 मंथ्स मैं पे करूंगा, आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, तो उसको 3 महीने ऐसे वेट करना पड़ेगा। बट अगर उसको पैसे की अर्जेंसी है तो वो बिल को ले जाके बैंक में क्या करेगा, डिस्काउंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 का बिल था, ठीक है, तो मुझे बताओ अगर वो डिस्काउंट करता है बैंक से तो क्या पूरा उसको 1000 रिसीव्ड होगा? नहीं, वो लोग कमीशन नो चार्ज करेंगे। सर, रिबेट बिलो 1000 है ना, फॉर एग्जांपल मान लो 900 रिसीव्ड हुआ, दैट मींस 100 रुपीज क्या उनका बैंक चार्जेस। यस सर, ठीक है, तो सिमिलरली फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय को मान लो 15 ईयर्स, 15 चलो फॉर एन एग्जांपल 10 ईयर्स के लिए पेंशन मिलने वाला है, कितना 10 ईयर्स के लिए, एंड मंथली पेंशन मिलता है उसको 5000। देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको समझ लो अच्छे से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5000 पर मंथ मिल रहा है, दैट मींस ईयरली कितना हो गया इनटू 12, 60,000 है ना, और इनटू 10 ईयर्स 10 साल तक मिलने वाला है फॉर एग्जांपल, तो कितना हो गया 6 लाख। वो एसएससी क्या सोचता है, मुझे 5000 पर मंथ मिलेगा, वो तो खर्च हो जाते हैं, तो एक काम क्यों नहीं करते, अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स के लिए इनकम मुझे पेंशन आने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ इकट्ठे पैसे आज ही ले लेता हूँ गवर्नमेंट से या फिर अपने एम्प्लॉयर से, और वो पैसे का हम कुछ बड़ा चीज या फिर कोई बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 6 लाख कैलकुलेशन होता है, टेल मी क्या पूरा 6 लाख उसको मिलेगा? सिक्स लाख पूरा मिलेगा उसको? हाँ शायद। नहीं, पूरा 6 लाख नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने आपको बताया बिल ऑफ एक्सचेंज का, अगर 1000 का बिल है, मैं बैंक से डिस्काउंट कराता हूं तो पूरा 1000 मिलता है? नहीं, नहीं मिलता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर 6 लाख टोटल कैलकुलेशन होता है फॉर 10 इयर्स का, तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि आपको 6 लाख अगर मैं मंथली लोगे तो आपको 6 लाख टोटल मिलेगा, बट इफ यू वांट लमसम, इफ यू वांट कम्यूटेड पेंशन, तो उसमें से कम्यूटेशन परसेंटेज क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मींस इंटरचेंज, कम्यूटेशन परसेंटेज मींस इंटरचेंज चार्जेस। तो फॉर एग्जांपल इसमें से कम्यूटेशन परसेंटेज 20% डिडक्ट कर देगा। ट्वेंटी परसेंट कम्यूटेशन परसेंटेज डिडक्ट कर दिया, तो 20% कितना आ जाएगा 6 लाख का? 120। यस और नो? सो 120 हमने डिडक्ट कर दिया, अमाउंट इज 480. 480। तो लमसम पेंशन इज 480 मिलेगा उसको। क्लियर? एंड अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ देन 480 इज टोटली एग्जेम्प्ट, बट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट तो हम चेक करेंगे, ग्रेचुटी मिला होगा तो 1/3 एंड ग्रेचुटी नहीं मिला होगा तो 1/2 एग्जेम्पशन मिलेगा। Now it is clear to everyone? Yes, sir. सभी को समझ में आया? प्लीज आस्क, ओके, इफ एनी डाउट मैं वापस से बता दूंगा, बट डाउट लेके नहीं जाना है, ओके, घर से यहाँ पे लेके आओ, क्लियर करके जाओ। सर नहीं समझा सर। नहीं समझा? कौन सा पार्ट नहीं समझा रोहित? सर वो थोड़ा सा पूरा ही। अच्छा ये वाला पार्ट, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, ये हाँ हाँ हाँ। फॉर एग्जांपल 5000 पर मंथ पेंशन मिल रहा है उसको, कोई एसएससी है उसको 5000 पर मंथ पेंशन मिल रहा है, ठीक है, और 10 इयर्स के लिए मिलने वाला है, ठीक है, 10 साल तक फॉर एग्जांपल मिलने वाला है। तो 5000 मंथली, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 12 से किया, दैट मींस ईयरली 60000, ओके, एंड फॉर 10 इयर्स मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस 60000 इनटू 10 6 लाख, मतलब ऑलमोस्ट उसको he will get 6 लाख अगर वो मंथली पेंशन लेता है तो। बट उसने अप्लाई किसके लिए किया, कम्यूटेड, मतलब लमसम पेंशन चाहिए उसे, तो उसमें से इंटरचेंज परसेंटेज क्या हो जाता है, कुछ डिडक्ट हो जाता है, जैसे हम बिल डिस्काउंट करते हैं बैंक में वैसे।
तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20% कम्यूटेशन परसेंटेज डिडक्ट कर दिया. So 6 lakh का 20% 120. To subtract this amount is 480. So that particular SSC will get 4,80,000. If he is a government employee, then it is totally exempt. But if in case of non-government, then we will check कि वो gratuity मिला है या उसे gratuity नहीं मिला है. अगर gratuity मिला होगा तो 1/3 will be exempt, and अगर नहीं मिला होगा तो half will be exempt. Clear? Yes, sir. समझ गया. Okay. Very good. सर दो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, उसको इसलिए मैंने उसमें सर, ज्यादा टाइम किया. हाँ, यस. सर वो जो 10 years आप बोले ना, वो हम लोग अज्यूम करते हैं कितना लेने का कि कंपनी अज्यूम करती है? कंपनी अज्यूम करेगी. हम, अच्छा, ओके. सो यहाँ पे देखो मैंने ये भी लिख दिया. अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, वो चलो देख लेते थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. मिस्टर सचिन, ओके, मैं नेम चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे अभी रोहित ने पूछा था, ठीक है, मैं रोहित कर रहा हूँ. मिस्टर रोहित रिटायर्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. टेल मी फर्स्ट, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? Government. यस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ठीक है. अभी आगे देखते हैं क्या लिखा है. कब रिटायर हुआ? 30th November 2019 एंड receives 3,500 per month as pension. कौन सा पेंशन रिसीव कर रही है? कम्यूटेड और अनकम्यूटेड? Commuted. Uncommuted, sorry sir. Uncommuted. यस, अनकम्यूटेड मींस मंथली, ठीक है. सो मंथली पेंशन रिसीव्ड हो रहा है. बताओ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा? Taxable. Taxable. टैक्सेबल. वेरी गुड. सबको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ठीक है. अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉय, आइदर गवर्नमेंट और नॉन. तो सिमिलरली देखो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखा है मैंने? नेम ऑफ द एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस. यहाँ पे आप देखो सर इसमें फिफ्थ वाला कहाँ से आ गया? हम तो ये चार ही लिखते थे ना, बट वो खाली फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक में, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम. उसके बाद जितने चैप्टर्स हम सॉल्व करेंगे उसमें ये वाला भी ऐड हो जाएगा एंड वो फिक्स्ड होगा. रेसिडेंशियल स्टेटस इज इक्वल टू आर एंड ओ आर. ये ऑलवेज हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, फिक्स्ड है, ठीक है. सो यहाँ पे सोल्यूशन देखो, पेंशन कितना है? 3,500 पर मंथ एंड मल्टीप्लाई कितने से किया? 4 मंथ्स, ठीक है. अभी किसी को डाउट है सर 4 मंथ क्यों आएगा? टेल मी, 4 मंथ कैसे आया? प्लीज टेल मी. दिसंबर से मार्च. हाँ दिसंबर टू. ये देख के बोल दिए, नालायक को देख लिए तुम लोगों ने. नहीं सर, नवंबर से कंसीडर करेंगे तो 4. ओके, बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो अप्रैल से काउंट करते हैं. ओके, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. अच्छा हाँ, फिर नवंबर मतलब अप्रैल से लेके नवंबर तक का कैलकुलेट करके आंसर बताते हैं. ये भूल जाते हैं कि पेंशन कब रिसीव्ड होता है? रिटायरमेंट से पहले और आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है. सो आफ्टर रिटायरमेंट मींस 30th नवंबर को रिटायर हुआ, सो वी विल इग्नोर नवंबर. सो दिसंबर, January, February and March. So total 4 months. So 3,500 per month into 4 months. So total taxable कितना हो जाएगा? 14,000 pension is taxable. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, example number 2 भी देख लेते हैं. अभी इसका मैं solution नहीं बताने वाला हूँ. Okay, आप खुद से बताओ. Mr. रजनीकांत. Okay, मैं name change करता हूँ. Please give me someone. आशीष. Okay. So Mr. Ashish retires from Indian Eco Service. बोलो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? Non-government. यस, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंडियन लिखा है, दैट मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. ओके, ध्यान रखो. सो ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और कब रिटायर हुआ? ऑन 31st October and received 30,250 per month. Which pension? Commuted or uncommuted? Uncommuted.
सो फर्क पड़ता है कि वो गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है? नहीं सर, वो तो दोनों के लिए नो सर, दोनों के लिए टैक्सेबल। दोनों के हाँ So determine the amount of pension include under the head IFS. ये IFS क्या है पता है आपको? मैं चलो बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दो। IFS means income from salary. Okay? Income from salary. वो जो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो क्या हो जाएगा? कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं? 30,250 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स? 5 months. Yes, Rishita, absolutely your answer is correct. Thank you, sir. So देखो यहाँ पे 30,250 multiplied by 5 months total is 151,250. This is taxable amount. Okay, right. So next one, चलो आगे जाते हैं हम लोग। इतना सभी को समझा ना यहाँ तक? ठीक है, This is clear? यहाँ तक सभी को समझा? Please tell me. Yes, sir. Okay, चलो अभी फास्ट इसको मैं कंक्लूड कर देता हूँ। बाकी के देखो जितने भी मैंने ये करा है ना, ग्रेचुइटी और पेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये दो पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। नेक्स्ट वन इज लीव सैलरी। लीव सैलरी अंडर सेक्शन 10(10)(a). व्हाट इज लीव सैलरी? सर, हर एम्प्लॉय को ना कुछ मंथली और एनुअली लीव प्रोवाइड किया जाता है। Am I right? Or am I right? Yes sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल सेल को मंथली 2 लीव अलाउड है, 2 और 2.5 लीव, तो एनुअली 30 लीव उसको मिलता है। ठीक है, सो वो 30 लीव में सेल कैसे एकदम ऑनेस्ट एंड इनोसेंट एम्प्लॉय है, वो लीव है फिर भी उसका यूटिलाइजेशन नहीं करता है। ठीक है, बिकॉज उसका मतलब किधर घूमने फिरने नहीं जाता है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? ठीक है, घूमने फिरने कहीं नहीं जाता है, तो वो प्रॉपरली घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जा रहा है, एन एम्प्लॉय और जो लीव है उसको यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या वो 30 लीव जो बाकी है उसको इन कैश करा सकते हैं हम? हाँ, Yes Yes, sir. तो करा सकते हैं। जो 31 मार्च को जब ईयर एंड होगा तब मैं लीव इन कैश कराऊंगा, तो क्या लीव इन कैश कराया मैंने, छुट्टी वाले दिन भी काम किया, तो क्या उसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीव सैलरी। देखो यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते क्या लिखा है। एज पर सर्विस रूल्स एवरी एम्प्लॉय, ओके, एवरी एम्प्लॉय वेदर प्राइवेट और नॉन प्राइवेट और गवर्नमेंट, एवरी एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन नंबर ऑफ लीव्स पर एनम। ठीक है, if an employee does not utilize all his leaves available to him per annum, ठीक है, if such leaves are liquidated in cash form during the continuity of employment or on retirement is known as leave salary। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी डाला है, हमने अपना वक्त दिया, ठीक है, टाइम डिवोट किया, एंड उसके बदले में क्या मिल रहा है? पैसा, डॉलर। ठीक है, सो इसका कैलकुलेशन देख लो। जस्ट इसमें उतना डीप में नहीं देखना है, जस्ट ओवरऑल ऊपर से देखो क्या लिखा है। फर्स्ट वन देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, फर्स्ट वन ये क्या लिखा है? लीव इनकैशमेंट टाइमिंग, कौन से टाइम पे मैं लीव इनकैश करा रहा हूँ। एंड ये फर्स्ट वन क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। सेकंड वन इज फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सर्विस। तो मैंने आपको बोला ना पहले भी, पेंशन और ग्रेचुइटी में भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस कोई भी चीज मिलता है फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दैट इज फुल्ली taxable। Yes, so देखो during the period of service fully taxable whether he is or she is a government or non government employee। okay, second one, हाँ यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, at the time of retirement or separation other than account of termination। termination क्या होता है, कोई बताएगा? सर जब वो टाइम खत्म हो जाता है सर। yes, उनका जो टाइम जो है वो जिस पीरियड time- खत्म हो गया। ठीक है, ओके, नहीं टर्मिनेशन मतलब टाइम खत्म नहीं हो गया, टर्मिनेशन मतलब निकाल देते ना, जॉब से निकाल देना। यस, टर्मिनेट कर देना अगर आप लेट गए या फिर कुछ मस्ती कर रहे हो। अभी रिसेंटली में क्या हुआ, मेरे एक कांटेक्ट में है, उसने अपने ऑफिस के पीसी से अपने यंगर ब्रदर का 12th स्टैंडर्ड जो 12th पास आउट करके फर्स्ट ईयर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया अपने ऑफिस के पीसी से, एंड फिर वो डायरेक्ट एचआर को पता चल गया एंड उसने उसको ऑन द स्पॉट रेस्ट्रिकेट मतलब टर्मिनेट कर दिया कि हाँ अपने ऑफिस का पीसी अपने पर्सनल यूज के लिए क्यों यूज किया। ठीक है, साइबर का 350-500 रुपीज बचाने के चक्कर में पूरा जॉब चला गया। ठीक है, सो टर्मिनेशन मींस उसको जॉब से निकाल देना।
सर सिर्फ इस रीजन की वजह से इस तो उसे रीजन चेक कर रहा था। हाँ, उसने फॉर्म फिल किया, क्यों फिल किया? आपको अपना पर्सनल लैपटॉप या पीसी यूज करके या साइबर में जाके यूज करना चाहिए था ऐसा। तो हाई लेवल के होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सेपरेशन। ठीक है, मतलब हम शॉर्ट में क्या समझेंगे, रिटायरमेंट के टाइम पे क्या, आफ्टर रिटायरमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर लीव सैलरी उसने इन कैश कराया, देन इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। एंड अगर नॉन गवर्नमेंट ने कराया तो उसके लिए सेम, जो लोअर होगा ये चारों का वो हम करेंगे। ठीक है, ये चारों में से जो लोअर होगा, तो मैं इसमें इतना डीप में नहीं जाऊंगा, जस्ट मैं आपको ये लिमिट बता रहा हूँ। लिमिट ध्यान में रखो कि लिमिट कितना है, 3 लाख फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव सैलरी के केस। ओके, फॉर लीव सैलरी द exemption limit is 3 लाख। 3 lakh. okay, so during the service मिला तो fully taxable to both employee, government non government। retirement के टाइम पे मिला तो for government employee fully exempt and non government employee वो certain limit। okay, and 3 lakh limit है वो ध्यान में। थर्ड वन क्या है, at the time of termination of employee। देखो आ गया, जैसे अभी मैंने जिस पर्सन का आपको शेयर किया इंफॉर्मेशन, अगर वो पर्सन को लीव सैलरी जो उसका रिमेनिंग होगा उसने इन कैश कराया, सो इन दैट केस अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, समझ में आए? 3 केस देख लो यहाँ पे अच्छे से। ये वाला पार्ट उतना डीप में नहीं जानना है आपको, ओनली 3 लाख लिमिट ध्यान में रखना। ठीक है, प्लीज आस्क इफ एनी डाउट। next one is, see, next one is, दिख रहा है सभी को, retrenchment compensation under section 10 subsection 10b। ओके, आपको इमेज से क्या समझ में आ रहा है? retrenchment compensation means नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा है, पिक्चर से भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को? एम्प्लॉयर की जगह एम्प्लॉयर काम नहीं करने दे रहा सर। अच्छा, एम्प्लॉयर जो है वो उसको एम्प्लॉय को काम नहीं करने दे रहा, दैट मीन्स वो उसको काम पे से निकाल रहा है। हाँ सर, ऐसे ही कुछ है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मीन्स जब एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं होती है, इफ देयर इज नो रिसेशन। ठीक है, यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज को क्या कर दिया गया, रिट्रेंच कर दिया गया बाय देयर एम्प्लॉयर, कि हाँ अभी तो वर्क फ्रॉम होम है, एंड कुछ लोगों को तो काम भी नहीं करना पड़ रहा था, वर्क फ्रॉम होम भी। ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया गया, जॉब से निकाल दिया गया। लेकिन ऐसे ही नहीं, अगर उनका बॉन्ड साइनिंग नहीं होगा तो आप उनको ऐसे ही निकाल सकते हो विदाउट एनी पेमेंट। बट अगर आपने कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया है, पेपर पे साइन किया है कि हाँ आप उसमें देखो, कभी कभी क्या होता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स है वो एमएनसी कंपनी में है, तो उन्होंने साइन किया होता है कंपनी से कि हाँ कंपनी आपको रिसेशन के टाइम पे भी आपको नहीं निकाल सकती। अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया है, कुछ फॉल्ट है आपका, तो ही आपको वहां से टर्मिनेट कर सकती है। ऐसे कोई रिसेशन आया या ड्यू टू लॉस या फिर कोई पेंडेमिक आ गया, तो ऐसे आपको रिट्रेंच नहीं कर सकती। ठीक है, अगर करती भी है तो उसके लिए आपको कुछ कंपनसेशन मिलेगा फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, दैट इज नोन एज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन अंडर सेक्शन बी 10B। ओके, सो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, रिट्रेंचमेंट मीन्स कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर अ रीजन अदर देन पनिशमेंट। देखो ये पनिशमेंट नहीं दे रहे, ठीक है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, जस्ट ड्यू टू कोई पेंडेमिक आ गया या फिर उनको लॉस ज्यादा हो गया तो बेयर नहीं कर पा रहे इतने एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज टर्मिनेटेड in such a manner are financially compensated by the employer। employer क्या करता है, उसको कुछ पैसा देते हैं, and this kind of compensation is known as retrenchment compensation। now it is clear to everyone compensation क्या होता है, retrenchment compensation। yes sir। ओके, और देखो इसका मैं लिमिट बता देता हूँ। सी, इसमें बस इतना ही आपको समझना है, ये एग्जेम्पशन लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग किसके लिए है, नॉन गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट वाला होगा तो उसको क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, और नॉन गवर्नमेंट है तो ये लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जेम्प्ट होगा।
लोएस्ट मतलब लिमिट कितना है 5 लाख, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये तो पता ही होगा आपको, एंड थर्ड वन 15/26 मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है सर, व्हाट इज एवरेज सैलरी? कोई बताएगा एवरेज सैलरी क्या होना चाहिए यहाँ पर? यहाँ पे एवरेज सैलरी होगा जो आपने ग्रेचुइटी के टाइम पे पढ़ा, नॉन गवर्नमेंट वाला, मींस बेसिक प्लस बीए प्लस तीसरा वाला क्या था, कंपेंसेशन कमीशन। कमीशन, यस। ठीक है, तो वो तीनों को ऐड करो और 3 मंथ्स का एवरेज निकालो, मल्टीप्लाई बाय ईयर सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब इसमें राउंड ऑफ क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको एग्जेम्पशन का लोएस्ट जो होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन 10(10)(b). क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट वन। चलो अभी थोड़ा, अभी आगे का जो है वो जस्ट आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बस समझना है। विजिबल है सभी को? व्हाट इज दिस? क्या समझ में आ रहा है इससे? हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10(13)(a). Who is he? एम्प्लॉय। एम्प्लॉई, एंड वो हाथ में क्या है, लेटर। ठीक है, दैट मीन्स उसे हाउस रेंट अलाउंस मीन्स वो अगर जहां पे स्टे करता है वहां पे नहीं, अदर सिटीज में अगर उसको जॉब के लिए भेजा गया तो कहां पे रहेगा वो, रेलवे स्टेशन पे? नहीं ना, रेलवे स्टेशन पे नहीं रहेगा ना, कहाँ रहेगा, उसको एक रेंट फ्री अकोमोडेशन देंगे। ठीक है, या फिर HRA, हाउस रेंट अलाउंस, उसको पैसा दिया जाएगा एंड वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा वो देखना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई मुंबई का एम्प्लॉय है, उसको बैंगलोर भेजा गया कोई एम्प्लॉय कंपनी वर्क से, ठीक है, तो उसके रहने खाने पीने का सब फैसिलिटी एम्प्लॉयर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो सी HRA इज अ हाउस रेंट अलाउंस इज अ स्पेशल अलाउंस स्पेशली granted to an employee by his employer towards payment of rent for residence of the employee। ठीक है, वो अगर रेंट पे घर ले रहा है या फिर होटल में रह रहा है तो उसका पैसा इसे दिया जाता है ताकि वो रह सके। तो यहाँ पे देखो HRA ग्रांटेड टू एम्प्लॉय, एग्जेम्पशन कितना होगा, एग्जेम्प्ट यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो आप। एग्जेम्पशन क्या होगा, मेट्रो सिटीज के लिए अलग है एंड अदर सिटीज के लिए अलग है। ओके, तो मेट्रो सिटीज के लिए आप देख सकते हो, पहला क्या दिया है, मेट्रो सिटीज में कौन कौन सी सिटीज आएंगी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड दिल्ली, चेन्नई। मुंबई, चेन्नई। याद कर लो इसको, DMKC, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिर्फ ये 4 सिटीज को गवर्नमेंट ने मेट्रो सिटीज माना है। अगर आप यहाँ पे HRA लेते हो यहाँ के लिए तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, HRA रिसीव्ड, जो आपको पैसा मिला है। सेकेंड वन, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी प्लस DA। एंड थर्ड वन 50% ऑफ सैलरी। ठीक है, 50% ऑफ सैलरी, और ये तीनों में से विचएवर इज लोअर। सर ये सब याद करना है क्या? नहीं, जस्ट मैं आपको ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है HRA सेक्शन और HRA किसके लिए होता है, बिकॉज फॉर योर सिलेबस, एज पर योर सिलेबस आपको एग्जेम्पशन अमाउंट निकाल के दिया होगा कि हाँ 10,000 मिला, उसमें से 7,000 क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सो प्लीज डोंट पैनिक कि सर इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हमें कैसे याद रखेंगे, प्लीज डोंट पैनिक। ठीक है, आपको बस ये मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था कि मेट्रो सिटीज में कौन कौन से सिटीज आते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और अदर सिटीज के लिए ये सब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखो, जितना मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है अभी सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे सर प्लीज? नहीं, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बता रहा हूँ आपको, जितना देखो मेट्रो सिटीज का नाम दिख रहा है ना, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। No, sir. ओके, सो नेक्स्ट वन देख लो, नेक्स्ट वन इज क्या है ये, स्कॉलरशिप। ठीक है, किसी ने लिया था अपने स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में? सर अभी मिला है। अभी मिला है, FY में। ओके।
तो जो भी मिला है वो टोटली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। तो स्कॉलरशिप जो भी मिलता है फ्रॉम स्कूल, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी से भी, ठीक है, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट। देखो लिखा है स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। स्कॉलरशिप मिला, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ये थोड़ा रिवर्ट फटाफट किया करो, मुझे लगता है सो गए लगता है। नेक्स्ट वन इज हंसना नहीं कोई, ठीक है। व्हाट इज दिस? पप्पू। पप्पू। यहाँ से आलू डालो, वहां से सोना निकले। हाँ, यहाँ से पोटैटो एंटर करो, वहां से गोल्ड बाहर आएगा, ठीक है। सो ऐसे हमारे रन करने वाले एमपीज हैं, ठीक है। और ये वाला सिनेरियो तो पता ही होगा आप लोगों को, गले मिलने वाला, ठीक है। तो मैंने ये क्यों इमेज लिया पता है आपको? एक्चुअली किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं, मैंने ये स्पेशली इसलिए लिया है ताकि ये जो एग्जेम्पशन है वो उसका नाम ही ऐसा है, ताकि मैं आपको ये हमेशा के लिए याद दिलाना चाहता हूँ, कभी भूलोगे नहीं आप। क्या लिखा है? अलाउंस रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो एमपीज होते हैं ना, एमपीज, एमएलएज, ठीक है। एमपी अलग होता है, एमएलए अलग होता है, याद रखना। एमपी बड़ा होता है और एमएलए एक पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, ध्यान रखना। सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर कोई अलाउंस रिसीव्ड हो रहा है या किसी स्टेट लेजिस्लेचर को रिसीव्ड हो रहा है, सो वो टोटली मींस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो इन पर्सन को ये पर्सन को मिले या इन भाई साहब को मिले या फिर व्हाटएवर इन पर्सन को मिले, वो टोटली क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। सभी को समझ में आया इतना? देखो यहाँ पे लिखा है एनी अलाउंस रिसीव बाय एनी पर्सन by reason of his membership of parliament under the rule 1986 is totally exempt. Clear? भूलोगे नहीं ना अभी कि हाँ एमपी एमएलए को कुछ अलाउंस मिलता है तो वो टैक्सेबल होता है या एग्जेम्प्ट होता है? क्या होगा? Fully exempted. Exempt, yes. Next one is income by way of dividend under section 10 subsection 34. सर ये वे ऑफ डिविडेंड आपने कराया है, याद आया किसी को? कब कराया था डिविडेंड? टेल मी सर। स्कोप ऑफ इनकम। स्कोप ऑफ इनकम। यस, एब्सोल्युटली राइट सुबोध, प्रगति, राइट आंसर। स्कोप ऑफ टोटल इनकम में सेक्शन 8 मैंने एक्सप्लेन किया था, दैट इज डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर क्यों एग्जेम्प्ट होता है? सिमिलरली जो एचयूएफ का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, पार्टनर शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म का दिया, सेम यहाँ पर भी है। जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, व्हेन द कंपनी हैव प्रॉफिट, तो उसके ऊपर कंपनी ऑलरेडी डीडीटी टैक्स पे कर चुकी होती है टू द गवर्नमेंट। डीडीटी मींस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुकी होती है कंपनी। तो आफ्टर पेइंग द डिविडेंड अमाउंट, वो डिविडेंड अमाउंट क्या होता है? शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या अगेन शेयर होल्डर्स के हाथ में वो पैसे पे टैक्स चार्ज होगा क्या? फिर से चार्ज करेंगे उस पैसे पे टैक्स? No, sir. No. Yes, of course not. So that's why it is income by way of dividend is totally exempt under section 10 subsection 34. Next one is amount received under LIP, life insurance policy. अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप LIC का पैसा भर रहे हो आफ्टर 10 और 15 years, जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, that amount is also will also be exempt from tax. जो मेच्योरिटी अमाउंट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा नहीं है, खाली आपको ध्यान में रखना है LIC का जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेक्स्ट वन इज पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड बताया था आपको मैंने, वो 12% वाला, ठीक है। तो बट ध्यान में रखो, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनी टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड है, उसका पैसा आपको मेच्योरिटी पे मिल रहा है, दैट इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। ये ध्यान में रखना अगर प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इज एग्जेम्प्ट। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा हुआ है और उसके ऊपर आपको क्या मिला? इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, दैट इज एग्जेम्प्ट, दैट इज एग्जेम्प्ट। सो ये देखो, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। एंड
अवार्ड ये जो मिलता है ना गैलेंट्री अवार्ड, देखो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे मैंने देखो इमेज डाला है तो आपको समझ में आ जाएगा। अवार्ड और रिवॉर्ड इन कैश और इन काइंड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इट इज टोटली एग्जेम्प्ट। फिर उसके बाद में क्या दिया है, पेंशन। अगर देखो जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है ना, अगर उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें क्या रिसीव्ड हो रहा है, पेंशन रिसीव्ड हो रहा है, तो वो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है। एंड लास्ट वन इज दिस, एनी इनकम। अगर देखो माइनर चाइल्ड है, माइनर चाइल्ड मतलब बिलो 18, ठीक है, तो अगर वो इनकम अर्न करते हैं तो उनका इनकम क्या हो जाएगा, पेरेंट्स के इनकम में क्लब हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है पेरेंट्स के इनकम में क्या हो जाता है, क्लब हो जाता है, एंड देन फिर टैक्स चार्ज होगा। लेकिन एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, खाली 1500 रुपए का। ठीक है, सिर्फ 1500 रुपीज का एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है। सो टोटल 16 मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया एग्जेम्पशन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अपना ये जो टॉपिक है इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इज डन। के बाकी लोगों को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? अगर कुछ डाउट हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक्स Okay, sir. फॉर टुडे, बाय बाय।